नमस्कार, आज तक इंडिया टुडे पर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पिट्रोडा साहब जुड़ रहे हैं। सैम साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। क्रिसमस ईव पर आपको मेरी क्रिसमस विश करते हुए और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे अहम सवाल यही बनता है क्योंकि राहुल गांधी अभी जर्मनी दौरे से आए हैं और जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कांग्रेस से ज़्यादा नज़र सत्ता पक्ष की भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर रहती हैं। दौरा कैसा रहा उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया जाता है। जब राहुल गांधी जर्मनी गए उस दौरान शीतकालीन सत्र चल रहा था और कहा गया कि राहुल गांधी एक अहम चर्चा थी जी राम जी बिल पर, तो उस चर्चा में शिरकत नहीं कर सके और विदेश चले गए। तो किस तरीके से, क्योंकि आप सूत्रधार रहे हैं लगातार, हर एक दौरे पर आपकी पैनी नजर रहती है और एक स्ट्रैटेजी के तौर पे आप प्लान करते हैं, तो क्या वजह रही कि ये टाइमिंग रहा उनके जर्मनी दौरे का? पहले आपका धन्यवाद। आपको भी मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी न्यू ईयर, एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये फॉरेन के दौरे सब आगे से प्लान किए जाते हैं। कभी कभी 3 से 4 महीने लग जाते हैं प्लान करने में, क्योंकि हमें मिलना होता है तब लीडर से, यूनिवर्सिटी से, थिंक टैंक से। कोई 1-2 दिन में प्लान नहीं होता। और इंडिया इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन पीपल, देयर इज ऑलवेज समथिंग इम्पोर्टेंट। कुछ ना कुछ तो चलता होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट में ना हो तो ईस्ट में होगा, साउथ में होगा, नॉर्थ में होगा, वेस्ट में होगा। सो नो मैटर वेयर यू गो, when you plan, you can always say that there are more important things to do at home. But I wish we could change things that easily. So timing हमारे पे नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विजिट थी उसमें मेन स्केड्यूल था ग्लोबल अलायंस की मीटिंग होती है। इट इज a group of about 110 countries, democratic parties, is called Progressive Alliance. इसकी मीटिंग तय की गई थी, जिसमें राहुल जी is on the presidium, I am on the board, and we are the largest democratic party in the world. तो ये Progressive Alliance की मीटिंग का schedule was fixed a long time ago. So we had to juggle around that. So schedule का always question mark रहता है और रहेगा। पर ये भी अक्सर देखा गया है, जैसे कि अभी राहुल गांधी जब जर्मनी में थे और उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर भी ये कहा गया, हालांकि भारत में भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और लगातार प्रेस वार्ताएं की हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे बोला कि कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भाजपा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फुल स्केल असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और जो तमाम जो संस्थाएं हैं उनका वेपनाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके के बयान लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप है कि जब विदेशी सरजमी पे राहुल गांधी ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जो शान और आन बान है उसमें उसको बहुत ठेस पहुंचती है। इट्स एंटी इंडिया, मतलब राहुल गांधी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जो सत्य है वो सत्य है। इस जमाने में there is nothing that is national. Whatever you say in India is international, and whatever you say internationally is also national. So दो स्टैंडर्ड नहीं है।
कि एक इंडिया में कुछ बोलिए और बाहर जाकर दूसरा कुछ बोलिए. जी. That is not how it works. Truth is truth, whether you like it or you don't like it. You can't say you say one thing in India and you go say another thing in India. India is such a large country. With history and heritage, India cannot be insulted by somebody. That India cannot be demeaned by one comment or the other another comment. These are all petty people who think with petty minds. Can India be hurt by making one comment or the other? Truth is truth. If I believe institutions have been captured, institutions are weaponized, media is manipulated, civil society is undermined. If I say that in India, I also say that anywhere. I say that to my family, I say that to my friends. I cannot have double standards. अगर डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, मतलब आपने ये भी कहा कि दीज आर ऑल पेटी पीपल, मतलब कि एक तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी दो विजन्स की बात करते हैं कि इंडिया में हमेशा दो विचारधाराओं की लड़ाई रही. तो जो आरोप लगा रहे हैं ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, और वो इस तरह से भी कहते हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, लीडर ऑफ पर्यटन है, लीडर तो ऑफ कुछ भी कह सकते हैं ना. आपको जो भी कहना हो कह दीजिए. That I can't control. Okay? You can say about me also whatever you want to say. That does not define me. You cannot define me. You can try. So देखिए, ये चैलेंज वर्ल्ड ओवर है, ये इंडिया में ही नहीं है. Look at what is going on in America to some extent. Okay, people are equally concerned about authoritarian things that here as well. This trend, anti-democratic forces are a global phenomenon. Today, world is at crossroads. World is at crossroads for many reasons. One is that progressive democratic forces are being suppressed everywhere. Okay. You take Hungary, you take Turkey, you take America, you take India, you take many countries, for example. It is the degree of it that varies. Okay. Democracy is undermined because elections in many places are not free and fair. That's a starting point. Media is biased. Media is purchased. Media is manipulated. Look at social media. Okay. Social media can turn things around based on, organized attacks on somebody. These are all new weapons that people are using because everybody is focused on power and profits. In the process, planet and people are ignored. The real issues globally are inclusion and sustainability. Look at India. The issue is really inclusion of OBC, Dalits, minorities, underprivileged women. In America, it is race. In Europe, it is immigration. So these are global challenges. And as a result, economy is affected everywhere. There are jobs under threat. And AI is going to further complicate it. So when we go abroad, we try to learn their perspective on India and global trends. And we have an open dialogue conversation. For example, in Germany, we visited BMW and a robotics plant. And we understood from them
the concerns they have about China's dominance. जी Electric vehicle, in motors, batteries, and robotics. We talked a great deal about how EU is going to bring production back home. What role India can play in collaborating with EU to bring production to democratic countries. These are complex issues. You can't wish it away. Okay. We also met with about 30 different think tanks. जी जी We met with the SPD think tank. They have their own think tank with 400 people. He gave talk at the university, interacted with students. We had lunch with the former uh, Chancellor of Germany. We met with several ministers. And these are very complex schedules. And you need ability to interact with them. It is not a one-way street. We don't go there to lecture. We go there to listen, learn, interact. And you got to have that level of capabilities. And we think it's an important issue for a party like Congress because we are one of the oldest parties. We are the largest democratic party. We may not be in power today, but if you look at the long history, we have a moral responsibility. And we can't ignore that. सर आपने जिक्र किया कि किस किस से जर्मनी में मुलाकात हुई उनमें से एक मुलाकात जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में इसलिए गिरी क्योंकि कहा गया कि कॉर्नेलिया वॉल जो है वो सीईपी की ट्रस्टी हैं और जॉर्ज सोरोस से उनकी पूरी ये जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है वो फंडेड है। अक्सर जॉर्ज सोरोस का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में उन्होंने जिक्र किया था। सब बकवास है। इसमें कितना सच है? बिल्कुल बकवास है। Okay, when we go to university, who is associated with whom is not our concern. We go to university. We are in public space. Okay. Now, उनका जॉर्ज सोरो के साथ कोई संबंध हो हमें कोई पता भी नहीं और we don't even care. नहीं ये कहना था कि एंटी इंडिया लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं जैसे कॉर्नेलिया वॉल से तो इसमें कुछ झूठ है, बकवास है. Why would we do that? We have no interest in that. We don't meet with them. You know, why would anybody do that? But when we go to university and somebody in the audience is associated with somebody else, we have no control over it. We don't care. जी मैंने राहुल गांधी से पूछा था जब राष्ट्रपति पुतिन आए थे तो कि क्या उनसे मुलाकात करेंगे और उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि जब हम विदेश जाते हैं तभी भी सरकार इंटिमेट करती है हेड्स ऑफ स्टेट्स को कि आप राहुल गांधी से नहीं मिलिए। अब क्योंकि आप ओवरसीज चेयरमैन के हैं तो क्या इसमें कोई तथ्य है, सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। केंद्र सरकार हम आपको बता देते हैं कि जहां जहां हम स्केड्यूल तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी, you know, I've seen a man from embassy watching us continuously. I've seen him in the hotel. I've seen him everywhere. Okay. I've been told that embassy has discouraged this meeting. I don't have the written proof. I've been told that embassy called people and said, don't go to this meeting. It happens. It's a very normal thing for them to do. Again, it's petty. शाम साहब हम बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लगातार विदेश में भी जासूसी कराती है सरकार? Absolutely. I know it. Now, who does it, how it is done, I don't know. But I know that there are people watching. I see them at the airport. I see them in these meetings. We don't know who these people are, one or two. That's okay. That's not a problem. कोई और भी तो हो सकता है ना शाम साहब, मतलब कि हो सकता है कि आपका संदेह हो या शक हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सच है, हो सकता है, possible. But I'm telling you based on my experience. I may be wrong. Okay. राहुल गांधी Because I would know my people. जी जी Okay.
तो क्या ऐसा ऐसा पहले भी कई देशों में जब राहुल गांधी गए हैं और आप रहे हैं मौजूद? मैंने देखा है, अमेरिका में ऐसा- देखा है ऐसा, जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैंने अमेरिका में देखा है. Okay. Now, these are all not very important things. They have to do their thing, we have to do our thing. We have to just focus on what we are doing. And in the process, if they want to report to XYZ, that's their privilege. I don't worry about that. But all this bogus stuff about Soros and this and that, it's all bogus. I can tell you with great deal of confidence, as chairman of the Indian Overseas Congress, we do not do any of those things. We are there to interact with the German leaders. We are there to understand their views on EU, India, geopolitics, their plans on technology. And as a member of the Progressive Alliance, we were there to attend the meeting of the Progressive Alliances. इसमें And Gandhi does a great job in interacting. जी Believe me, people get very impressed with him when we interact, contrary to what people in India think. It is a very useful conversation. We come out impressed and they come out impressed. एक और राहुल गांधी का जो फ्रंटल अटैक होता है बार बार पीएम मोदी साहब पर, वो अडानी अंबानी को लेके होता है, जिसका जिक्र उन्होंने जर्मनी में भी करा और आप भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से ये लोग ट्रेडिंग कंपनियां ज्यादा हैं और चीन का सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं. तो क्या आपको लगता है कि चाइना एक बड़ा थ्रेट है, और जिस तरह से राहुल गांधी भी कह रहे थे कि यूरोप और अमेरिका को साथ आना चाहिए चाइना को, मतलब इसका कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में हम दुरुस्त हो सकते हैं, तो अडानी अंबानी को लेकर लगातार राहुल गांधी हमलावर रहते हैं कि मतलब कि आपको मोनोपोली नहीं करनी चाहिए एक ही दो ही कंपनियों की. World over, there is income inequality. ये इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. अमेरिका में भी देखिए कि 6, 7, 8, 10 कंपनीज हैं जो सब चला रही हैं. 10 साल पहले और 20 साल पहले किसी ने कहा होता मुझे कि एक इंडिविजुअल की संपत्ति $600 बिलियन होगी, तो मैं नहीं मानता. आज ये हो गया. Less than 0.1% of the people control huge amount of wealth in America. So income inequality is a major concern. कहाँ से आती है? It comes from monopoly. Whether it is monopoly in AI, monopoly in social media, monopoly in oil production, monopoly in manufacturing, auto industry, batteries. लेकिन लास्ट 20 साल में Chinese have taken over all major manufacturing. दूसरा कोई कुछ नहीं बनाता दुनिया में आजकल. Chinese have strategically become champion in electric vehicle, motors, drones. राहुल गांधी बड़ी अच्छी तरह से ये कॉन्वर्सेशन में रखते हैं. तो यूरोपियंस आर ऑल्सो वेरी कंसर्न. अगर हम चाइनीज प्रोडक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं लाएंगे तो फ्यूचर जॉब्स आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएटेड. AI is going to reduce number of white collar jobs. So you can't build a world where production is only in one country called China. जी जी जी. It's a big global concern. Okay. And we have lot of conversation on this when we go out. जी. अगर बात करें तो जब राहुल गांधी विदेश में थे
भारत की भी चर्चा कर लेते हैं। संसद में शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी एक पारी खेल रही थी और काफी उनकी भूमिका की भी चर्चा हो रही है। आपके ही एक नेता ने बोला कि जब बांग्लादेश का सवाल आया और उस पर भी चर्चा करेंगे, तो उन्होंने बोला कि प्रियंका गांधी पोती है इंदिरा गांधी की, उनको प्रधानमंत्री बना देते इमरान मसूद साहब ने बोला। तो बनाकर देखें, तब फिर पता चलेगा किस तरह से बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे। तो ये आप दोनों ही नेताओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रियंका गांधी को किस तरीके से आप देखते हैं? नई पार्लियामेंटेरियन है, संसद में उनकी भाषणों की भी काफी चर्चा हो रही है, काफी अच्छी हिंदी में पकड़ है और यहाँ पे काफी चर्चा हो रही है उनकी। Well, so that party has to decide. I'm here to comment only on the German visit. So I would rather, focus on that. जी, बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया था सैम साहब, और बांग्लादेश को लेके अभी जो जिस तरीके से लगातार खबर बनी हुई है, लगातार ही जो हिंदू माइनॉरिटी है उन पर हमला हो रहा है। आपने एक बार जिक्र किया था नेबरहुड का, कि हमें अपने नेबरहुड से, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब का भी जिक्र किया था। आपको लगता है कि बांग्लादेश की जो समस्या है, जो रिश्ते हैं हम लोग के, वो अभी हाल ही में काफी किस तरीके से देखते हैं? हाल ही में काफी तनावपूर्ण रहे? See, at a personal level, as Gandhian, I'm always for non-violence. Violence does not bring desired results for anybody. In this day and age, this kind of violence has no place. We must focus on non-violence, whether it is the war in Ukraine, Gaza, or what is going on in Bangladesh. I would request everybody to curb violence and focus on unity. When India talks about being Vishwaguru, I've said earlier, and I would say it again, it's a personal view. We must first focus on our neighborhood. We are a very large country compared to everybody else. And what is going on around us, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, is not in the interest of all our neighbors. We must play an important role. We must exercise our leadership and bring this kind of violence under control. Then we can move on to our role in Asia. Then we can move on to our role in EU, Europe, and America, and global. We are, and again, I want to emphasize, the largest democracy in the world. Indian democracy is larger global public good. If Indian democracy is under threat, believe me, world is under threat. And that's why we are concerned about Indian democracy. When in India, institutions are weaponized, it affects not only in India, it affects the world. And that's why we speak out. Some people may not like it. I understand them. I appreciate their concern. I sympathize with them. But we have a job to do. And they have a job to do. So it's okay. But we have to have civilized conversation. We have to have respectful dialogue. We cannot have tutu meme. There is no need for personal attack. We need to have conversation on ideas and not on individuals. In India, conversation immediately turns to individuals. And we don't focus on ideas. जी, The fight today is of ideas, not of individuals. Individuals come and go. इसमें जो आप बात कह रहे हैं, वही बात की हमें बातचीत करनी चाहिए, तू मैं नहीं करना चाहिए। आपके ही कुलीग हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बात कही कि हिंसा की जगह नहीं है, पर जो बांग्लादेश में हो रहा है,
हिंदू माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वो भारत में जो घटा है उसका नतीजा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को यहाँ पे निशाना बनाया गया है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? That's one opinion. And it is true that we have created an environment जी, where hate, श्याम साहब थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करिएगा। हाँ मैं प्रयत्न करता हूं लेकिन तकलीफ होती है कभी कभी। हाँ नहीं, हमने ऐसा वातावरण किया है जी जी जहां हेट, हेट का हिंदी क्या है? नफरत 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 हाँ बहुत फैलाई जाती है। तो ये नतीजा है नफरत फैलाने का। क्योंकि अभी क्रिसमस का मौका है और लगातार कांग्रेस ने भी इसके बारे में लगातार ट्वीट भी किया है, प्रेस वार्ता भी की है, जो जिस तरह से क्रिश्चियन समुदाय पर कई जगह हमले हुए या क्रिसमस सेलिब्रेशंस को लेके खलल डाली गई, तो आपको लगता है वो भारत की इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करता है? नहीं, इमेज तो भारत की इमेज ऐसे नहीं बदलती, लेकिन सबको बुरा लगता है जहां जहां भी वायलेंस होती है किसी भी तरह की, वो लोगों को ठीक नहीं लगता। Violence against women, we have a lot of stories of different kind of violence against communities, जी Christian, Muslim, Dalits. And in this day and age, these things don't make sense. तो आपको क्यों लगता है ऐसा हो रहा है? Again, because we are really not promoting democracy. See, from my perspective, जो आज की टेक्नोलॉजी है, whether it is information, whether it is knowledge, whether it is AI, ये सब टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू एम्पावर ह्यूमन बीइंग। आपके पास इतना ज्ञान बढ़ रहा है क्योंकि ज्ञान इज ऑन योर फिंगर टिप। So the idea is to empower you. We can only empower people if there is democratic environment where human rights, freedom, liberty are assured, justice prevail, equality is encouraged, equity is emphasized. So all the modern technologies are designed to promote democracy. But leadership wants control. They want control over people, so they lie. They promise things they cannot deliver. They fudge data to promote their goals. They are not transparent. They are not open. This is a global phenomena that is going on, and we all need to be aware of it. आपको लगता है भारत में भी यही हो रहा है, मोदी सरकार यही कर रही है? देख लीजिए, आप डिसीजन लीजिए आपका। Okay, you find out whether institutions are weaponized or not. अभी हाल ही में एक एग्जाम्पल, राहुल गांधी ने एक एग्जाम्पल दिया, जी जर्मन इंटेलेक्चुअल के साथ हम बात कर रहे थे तब, वी शॉक्ड मी, मुझे नहीं पता था कि उनके पास 2-3 बच्चे आए ड्यूरिंग यात्रा। तो राहुल ने कहा कि इनके पिताजी माताजी कहाँ हैं, उनको ले आइए, बिकॉज दिस चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक by themselves without parents' permission. Children had apparently ran away from home to walk. तो माता पिता आए, मिले, फिर उनके पीछे लग गई ईडी, परेशान करना शुरू कर दिया उन्हें। फाइनली माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। अब देखिए ये कितनी भयानक चीज है। ओके,
Now, if this is not an example of weaponization, I don't know the details. Okay. But if you look at the story on the surface, you find that it's a weaponization of the institution. Okay. And I'm sure there are more examples like this. पर लगातार जब चर्चा होती है तो ये भी बात होती है, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने एक रैली भी की एसआईआर को लेके और वोट चोरी को लेके राहुल गांधी ने एक बड़ी कैंपेन लॉन्च की और लगातार उसको मुद्दा बनाया। उसके बावजूद भी बिहार चुनाव में था, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने बहुत बिहार चुनाव में उसको काफी बड़ा झटका लगा और एनडीए की वापसी हुई। तो आपको लगता है कि भारत में जो लोग हैं वो जो मुद्दे राहुल गांधी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको मान नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है. It depends on which लोग you are talking to. जनता की बात है। लोग who, if you are talking to लोग who listen to main media, you are right. Because main media is basically, according to me, managed. जर्मनी में ये बात हुई थी तो जर्मन ने बताया कि हम तो पेपर बैलेट में ही मानते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में नहीं मानते. हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इफ यू वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द ओनली आंसर इज पेपर बैलेट. तो Germans are using paper ballot. I wish India would focus on paper ballot, perhaps, because this electronic voting is just not working. पहले ईवीएम की चर्चा हो रही थी कि ईवीएम फॉल्टी है, उसके बाद ये हुआ कि वोट चोरी हो रही है, एडिशन और डिलीशन और इलेक्टोरल रोल ही फॉल्टी है। तो कहीं ना कहीं या तो खुद भीतर खुद झांकने की जरूरत भी है कांग्रेस को, अपनी कमजोरियों को देखने। नहीं, ऐसा नहीं है. ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये वोटिंग की बात है. इट इज नॉट अबाउट कांग्रेस, इट इज अबाउट वोट. इट इज अबाउट माई राइट एज अ सिटीजन. Congress, no Congress, don't make it a party issue. Make it a real election issue. Are elections in India free and fair? Have we lost trust in the election commission? It's a trust deficit. I have lost trust, personally. Okay? Now you can argue with me about detail. It may not be EVM only. It may not be only database. It may not be only fake votes. It may be a lot of things together. Because of all of these things, I am what? Now it is government's responsibility to rebuild that trust. Germans decided that Supreme Court had to intervene and say, no electronic voting, only paper ballot. पर राहुल गांधी तो कहते हैं जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक तरीके से सब तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है। Of course, judiciary compromise है. Ask many people on whom there are cases and ask people who change their parties and what happened to them. बड़ा simple है ना? Okay, it's not very complicated. Again, people's judgment vary. जी। From which side you are. Okay. If you are on one side, things look very different. सच सच होता है ना सैम साहब, इसमें तो साइड नहीं है ना, इसमें तो सच की बात है ना। क्या सच है कि क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका भी कॉम्प्रोमाइज है? लेकिन एक साइज ऐसी है जो सच को सुनने के लिए तैयार नहीं है. झूठ कौन कहता है? आप देख लीजिए, झूठ कौन फैलाता है, हेट कौन फैलाता है, आप देख लीजिए. यू मेक योर जजमेंट. अभी जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं तो राहुल गांधी अभी उन्नाव रेप पीड़िता से उनकी मुलाकात हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आरोपी हैं, पूर्व विधायक थे बीजेपी के सेंगर, उनको बरी कर दिया है, उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है रेप मामले में। और राहुल गांधी ने खुद कॉल करके रेप पीड़िता से मिले और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। मुझे पता नहीं है डिटेल्स. आई डोंट नो द डिटेल्स. अगर हम तमाम मसलों को देखें, संसद से लेके सड़क तक अब बात हो रही है, क्योंकि पॉलिसी में से आप जुड़े रहे हैं और लगातार जो संचार क्रांति की बात होती है,
तो जी राम जी कानून सरकार लाई है मनरेगा की जगह, उस वक्त जब राहुल गांधी जर्मनी में थे। तो आपको लगता है कि ये जो कानून है या सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो प्रो पुअर है? हम ऐसा मानते हैं कि we spend too much time and energy on religion, not enough on human beings. Okay. अब जब प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, वो पर्सनल बात है. इट इज नॉट फॉर अ नेशनल लीडर टू डू दैट ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू मी. I want prime minister for everybody, not just for one community. Okay. Mahatma Gandhi employment scheme was a great name. To give this a God me, according to me, is not fair. What was wrong with Mahatma Gandhi? Why are you so concerned? Why are you hell bent on erasing Gandhiji's name and maligning Nehru's? What is the idea? I just don't get it. आपको लगता है राम का नाम नहीं लेना, आपको लगता है राम के नाम पे नहीं होना चाहिए था? नहीं, क्यों, जरूर क्या है, चल रहा था बराबर, गांधी जी के नाम पे चल रहा था बराबर, तो क्या प्रॉब्लम है? पर जैसे राम मंदिर अभी तक राहुल गांधी नहीं गए, आपको लगता है प्रधानमंत्री राम मंदिर गए, प्रतिष्ठान में गए, उसके बाद भी गए, तो उनको इसमें एंगेज नहीं करना चाहिए और देश के शासन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मंदिर नहीं जाना चाहिए? That would be my recommendation. I never saw Manmohan Singh going to temples and Gurudwara all the time. When I was there for 10 years with him. Same thing with Rajiv Gandhi. When I worked with him, this was not the priority. It was important, but not the priority. शाम साहब, तमाम मसलों पर आपने बात की। मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अभी कांग्रेस में भी काफी संगठन के तौर पर तमाम उथल पुथल चल रही है, किस तरह से आप राहुल गांधी की भूमिका को देखते हैं आगे? Rahul Gandhi is the leader of the party. We have a Congress president. We have AICC. And collectively, they will all decide what needs to be done. In Congress, there is collective wisdom. There's a lot of conversation. There's a lot of debate, a lot of discussion. It is not authoritarian like many other places. And when there is a lot of conversations, of course, there are differences. And you can play those differences, which is fine. पर जिस तरह से बीजेपी या जिस तरह से एक चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी का गुट अलग है, राहुल गांधी का गुट अलग है, क्या आपको लगता है इसमें कोई भी दम है? कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ज्यादा प्रभावी ढंग से बातें I am रखती really not qualified to answer that, and I would still, focus on our conversation on German trip. जी। तो विदेशी दौरों की बात करें, लगातार जिस तरीके से स्पॉटलाइट में रहते हैं, मेरा यही सवाल है आपसे जाते जाते कि क्या आगे भी हम देखेंगे राहुल गांधी के ये दौरे, जो विदेश के दौरे हैं, ये बढ़ेंगे और आगे, और अगला पड़ाव किधर है शाम साहब? Absolutely, we have a job to do collectively on global platform, and we will continue our conversation with global leaders, global institutions, global democracies.